Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 11th May. तो शुरू करें उससे पहले मैं आपको क्रैश कोर्स की जानकारी दे देती हूँ। यहाँ हमारे चैनल पे एक फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को टारगेट कर रहा है। 17 मार्च से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसमें हम कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे आपके। इसी के साथ 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही सीसेट और डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है। स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक पोर्शन भी यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा। फैकल्टीज हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, ईदर दे हैव गिवन मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज और मेंस इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। एंड अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर जो कि दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, What are mark the correct statements about प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम एमिंग एट इंश्योरिंग सफिशिएंट फूड फॉर द पुअर एंड नीडी ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम है जो पुअर एंड नीडी जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस काल में सफिशिएंट फूड दिलाने का मकसद रखती है, एम करती है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट रिलीफ पैकेज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये फर्स्ट रिलीफ पैकेज जो सरकार ने जारी किया था कोविड-19 पेंडेमिक के चलते उसका एक पार्ट था। तो देखो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हैं, सो आंसर वुड बी बोथ 1 and 2। ओके आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखो प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना न्यूज़ में क्यों थी। देखो इसमें यह बताया गया है कि 1 लाख टन ऑफ ग्रेन्स जो हैं वो अभी तक दिए जा चुके हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। ओके तो ये याद रखना है। एंड इसमें 2.03 करोड़ अलॉटीज सर्व्ड इन 10 डेज। तो 2.03 करोड़ लोगों को अलॉट किया गया है ये ग्रेन्स, ठीक है। इसमें जो मकसद है, जो फोकस है, दैट इज अबाउट 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे इसके अंतर्गत कवर किया जाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो देखो ये जो योजना है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फोकस में रख रही है कि कोई भी would not allow anybody, especially any poor family, to suffer on account of non-availability of food grains due to disruption in 3 months। तो देखो जब ये स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है, जब नया नया पैकेज लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज था वो पूरा, उसमें से एक ये योजना है, ठीक है। उस गरीब कल्याण पैकेज में बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे कैश का डिस्पर्जल होगा, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का था, लोन्स का था, उसी में एक था ये अन्न योजना के बारे में। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही है कि कोई भी, चाहे वो पुअर फैमिली से हो या जो भी नीडी फैमिली हो, उसको कोई भी सफ़र ना करना पड़े नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स के कारण, ठीक है। 80 करोड़ इंडिविजुअल्स को यहाँ कवर किया जाएगा जो कि लगभग 2/3 बनाता है इंडियन पॉपुलेशन का। तो इंडियन पॉपुलेशन का 2/3 हिस्से को इसमें कवर किया जाएगा। Each one of them would be provided double of their current entitlement over the next 3 months। देखो ये next 3 months अब extend हो गया है, ठीक है। अभी तक ये स्कीम चल रही है और आगे भी चलने वाली है जब तक ये कोविड-19 पेंडेमिक है, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया कि जो इनिशियली ये लोगों को करंट एंटाइटलमेंट था इनका, जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत या अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत, उसके अलावा उसके हिसाब से उसका डबल एंटाइटलमेंट उन्हें अब दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अब ये स्कीम क्या है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। ये जो है ये एडिशनैलिटी की बात करता है, ये स्कीम एडिशनैलिटी की, मतलब मान लो पहले अगर आपको 5 किलो पल्सेस मिल रही थी तो अब आपको 10 किलो मिलेंगी, इस हिसाब से ये बात कर रहा है। ओके ईच पर्सन जो है यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर किया गया है, जिसको एडिशनल 5 kg वीट या राइस मिलेगा फ्री में, और साथ में 5 kg सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन भी मिलेगा अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, नाम से ही यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक्ट बनाया गया है और 2013 का एक्ट है। इसका मकसद यही है कि ये जो पुअर पॉपुलेशन है, बिलो पावर्टी लाइन पॉपुलेशन है, उसको
चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, दोनों की पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करेगा ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। और लगभग 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ की वो कवर होती है इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और इसको डिसबर्स किया जाता है किसके थ्रू? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो देखो होता क्या है, फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करती है, खरीदती है एमएसपी पे। एमएसपी आप सभी को पता होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर से जो भी ग्रेन्स खरीदती है वो खरीदती है किसके थ्रू? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। एफसीआई यहाँ पे स्टॉक करता है इन फूड ग्रेन्स का, और पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इसे जो सिटीजन हैं उनमें डिसबर्स किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस जो स्टॉक होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो स्टॉक है उसे फिर स्टेट्स को डिसबर्स किया जाता है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं अब उसको सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, ओके। और ये जो है दोनों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, या फिर अंत्योदय अन्न स्कीम हो, ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड हैं अब, ठीक है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें जो जिनको ज़रूरत है उसकी तरफ इनको अलाइन करना, इस फूड ग्रेन की जो अवेलेबिलिटी है उसको अलाइन करने की तरफ है। इसमें 1 kg ऑफ पल्सेस अ हाउस होल्ड वुड ऑल्सो भी प्रोवाइडेड फॉर फ्री। तो 1 kg पल्सेस भी इसमें फ्री मिलेंगी ऑन रीजनल प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये हमने पूरी स्कीम डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। कहीं से इसको तारीफें मिल रही है, अप्रीजल्स मिल रहे हैं, कहीं पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सो इसके बारे में पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्रपोज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने इसको प्रपोज किया था, गलत है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने प्रपोज किया था। सेकेंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी पे ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, ओके। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था। यहाँ पे देखो, जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, वहाँ पे किसी ने पीआईएल डाली है, पिटीशन डाली है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसे अभी के लिए रोक देना चाहिए। द दिल्ली हाई कोर्ट विल ऑन ट्यूसडे हियर इन एप्लीकेशन सीकिंग अ स्टे ऑन ऑल कंस्ट्रक्शन एट सेंट्रल विस्टा हियर अमिड रेजिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते यहाँ पे पीआईएल दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, और इसके ऊपर सुनवाई होगी ट्यूसडे को। ये न्यूज़ में था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्टॉल करना है, रोकना है अभी के लिए, या फिर आगे बढ़ने देना है, इंटरफेरेंस नहीं करना है, इन सब के बारे में हाई कोर्ट जो है वो डिस्कस करेगी आने वाले ट्यूसडे को, ओके। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये जो है आप देखिए इस तरह से इसका कुछ फाइनल मैप दिखेगा। ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिख रही है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ओके। तो देखो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या। तो देखो, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसमें कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जैसे कि पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो शेप होगा पार्लियामेंट बिल्डिंग की, अभी बात कर रहे हैं, तो शेप जो होगा पार्लियामेंट बिल्डिंग का वो ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। इतना एरिया इसमें कवर किया जाएगा। और मेन स्पेसेस कौन कौन सी होंगी? लोकसभा, राज्यसभा एंड सेंट्रल लॉन्च के लिए अलग अलग स्पेसेस दी गई हैं। और ये जो इंटीरियर्स हैं इन तीनों के, वो किसी ना किसी थीम पे बनाए गए हैं। जैसे लोकसभा बनाया गया है पिकॉक की थीम पे, राज्यसभा लोटस की थीम पे, सेंट्रल लॉन्च बैनियान की ट्री थीम पे, ठीक है। तो ये सब नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री हैं। और ये जो नेशनल एम्बलम है वो भी इसमें क्राउन किया जाएगा नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग में, ओके। लोकसभा की बात करें तो यहाँ 888 एमपीज बैठ सकें, इतनी कैपेसिटी होगी। यहाँ पे 384 एमपीज बैठ सकें राज्यसभा से, इसकी इतनी कैपेसिटी होगी। और साथ ही साथ इसे देखो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? टाटा प्रोजेक्ट्स को। तो एक इसका अप्रेजल का कारण ये भी है कि पहले दिल्ली को लुटियंस दिल्ली कहा जाता था, क्योंकि एडविन लुटियन ने इस सारी जो मेजर बिल्डिंग्स हैं दिल्ली की उन्हें बनाया था। अब क्योंकि टाटा जो हैं इन्हें इंडिया का प्राइड माना जाता है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको क्योंकि ये प्रोजेक्ट मिला है तो ये माना जा रहा है कि अब दिल्ली को लुटियंस दिल्ली नहीं जब बल्कि टाटास दिल्ली कहा जाएगा, विच वुड बी अ वेरी प्राइडफुल, ठीक है, बात होगी। ये एक प्राइड की बात होगी फॉर इंडियंस, ओके। तो इसमें कंप्लीशन डेडलाइन कितनी दी गई है? इसमें कंप्लीशन डेडलाइन दी है अक्टूबर 2022 की। तो 2022 तक यानी कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक पार्लियामेंट की बिल्डिंग को प्रिपेयर करना है। बाकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 तक की दी गई है, ओके। अब देखिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। ये जो
यूनियन मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, इन्होंने ये प्रपोज किया था ये प्रोजेक्ट जो है 2019 में, और ये एक ग्रैंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये ग्रैंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, देखो एक तो पार्लियामेंट बिल्डिंग आएगी, फिर एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट आएगा, और उसके बाद राजपथ आएगा, राष्ट्रपति भवन आएगा, और इंडिया गेट भी इसके राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का जो राजपथ है वो इसके अंदर कवर किया जाएगा। ओके 2022 तक इसको कंप्लीट करना है, किसको, पार्लियामेंट बिल्डिंग को। बाकी प्रोजेक्ट जो है वो 2024 तक कवर किया जा सकता है। कल्चरल डाइवर्सिटी इसकी थीम रहेगी, और जो पार्लियामेंट, अब देखो ये जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी बात कर लेते हैं। जो पार्लियामेंट बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या होगा, वो एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी जाएगी। और पार्लियामेंट बिल्डिंग जो पुरानी है वो कब बनाई गई थी, 1927 में बनाई गई थी, और किसने डिजाइन किया था उसको, लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है। उसी तरह राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियन ने डिज़ाइन किया था, और सेक्रेटरीट जो है वो हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, टुडे ओनली 8 स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सिर्फ 8 स्टेट्स के पास आज बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जैसे पार्लियामेंट में होती है, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का होना होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो 8 स्टेट्स में आज ऐसा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आज सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। According to 91st constitutional amendment, number of ministers can be maximum up to 15% of the members of state legislative assembly. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सिर्फ 15% हो सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उनके नंबर के हिसाब से। मतलब मान लो अगर 100 मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो सिर्फ 15 जो हैं वो हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, जो कि सही है। तो यहाँ ऑप्शन 2, ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है बस। तो देखो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि देखो अभी अभी 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के इलेक्शंस खत्म हुए हैं, तो अब इसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो चार्ज ले रहे हैं, सीएम चार्ज ले रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट्स में। तो देखो यहाँ पे आपको हेडलाइन देखने को मिलेगी, 43 मिनिस्टर्स टेक चार्ज इन वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हैं न्यूज़ कटिंग, आसाम चीफ मिनिस्टर सीक्स 10 to 20% एनआरसी रीवेरिफिकेशन। देखो इसमें बेसिकली हम अभी ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मिनिस्टर्स बनते हैं, क्या स्टेट लेजिस्लेचर के कंपोनेंट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब के बारे में। तो देखो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से आर्टिकल्स में इसका प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का। ओके, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं यूजुअली, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो देखिए विधानसभा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको आप लोकसभा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, और विधान परिषद जो है ये राज्यसभा की तरह फंक्शन करती है। तो विधानसभा वुड बी लोअर हाउस एंड विधान परिषद वुड बी अपर हाउस। सिर्फ 6 स्टेट्स में आज बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं, मतलब कि दोनों हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं सिर्फ 6 स्टेट्स में। कौन कौन से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक एंड यूपी। ओके, अब इसमें देखिए विधानसभा की मैं बात करूं सबसे पहले तो 60 to 500 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 500, जिन्हें एमएलएस कहा जाएगा। और ये जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे रेसिडेंट्स के द्वारा ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो इनको मिलके इलेक्ट करेंगे डायरेक्टली, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी उसका लीडर या जो भी उस पार्टी चुनेगी जिसको भी, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा उस स्टेट का। 5 साल इनका टेन्योर होता है, और हेड ऑफ द हाउस को इसमें स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। विधान परिषद की बात करें तो ये जो है इसका जो टोटल नंबर होता है दैट इज लेस देन 1/3 ऑफ विधानसभा मेंबर्स। तो मान लो अगर 100 विधानसभा में मेंबर्स हैं तो 33 से कम विधान परिषद के मेंबर्स होंगे। उसके अलावा इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। कैसे, 1/3 मेंबर्स तो जो हैं वो लोकल बॉडीज के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, 1/3 मेंबर्स एमएलएज इलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं, 1/12 जो हैं वो टीचिंग स्टाफ में से इलेक्ट किया जाता है, बाकी 1/12 ग्रेजुएट्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्शन होता है।
जो मेंबर्स हैं इन्हें MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, ये 6 साल के लिए इनका टेन्योर होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं यहाँ से, और इनके हेड को चेयरमैन कहा जाता है। ठीक है, सब जैसे लोकसभा और राज्यसभा का काम है वैसा ही सेम है इनका भी। ठीक है, इसके बारे में अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा के बारे में आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए कि कैसे कौन कौन मेंबर्स, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। पहले तो पहली चीज़ है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी, विधानसभा में इलेक्ट होने के लिए आपको 25 ईयर्स का कम से कम होना चाहिए, और विधान परिषद में इलेक्ट होने के लिए यू शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। ओके, इसके अलावा कुछ इन एलिजिबिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, या आप 2 साल के लिए किसी क्राइम के अंतर्गत इम्प्रीजनमेंट हुआ है आपको। ये सारे तरीकों से यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्शियन गल्फ इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पर्शियन गल्फ की यहाँ बात कर रहे हैं। पर्शियन गल्फ जो है ये आता है हमारे वेस्टर्न एशिया के पार्ट में। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ किन किन कंट्रीज से सराउंडेड है ये बताना है। पहला ऑप्शन है ईरान, देन सेकंड इज इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, कतर एंड यूएई। तो देखो, ईरान सही है, इराक भी सही है, सऊदी अरेबिया भी सही है, यमन गलत है। ठीक है, यमन जो है ये रेड सी को टच करता है, पर्शियन गल्फ को नहीं करता है। मैं मैप दिखाऊंगी अभी आपको। कतर भी सही है एंड यूएई भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 5 6, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, तो देखो अब ये न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले तो ईरान और सऊदी अरेबिया का एक मसला है जो न्यूज़ में है। यहाँ पे आप देखिए, ईरान कन्फर्म्स दैट इट इज़ इन टॉक्स विद सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में वैसे बनती कम है। ठीक है, यमन जो कि देखो, आप पहले लोकेशन देखो, सऊदी अरेबिया ये है, ईरान ये है, ओके, और यमन ये है। तो यमन में ऑलरेडी सिविल वॉर टाइप की कंडीशन हैं। यहाँ पे ईरान के हाउथी रेबिलियंस हैं यहाँ पे, और सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे इस प्रॉक्सी वॉर में शामिल है। तो इन दोनों की जो लड़ाई है वो यमन के कारण भी है और आपस में भी है। ठीक है, तो इसीलिए ईरान और सऊदी अरेबिया में 2016 में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो ख़त्म हो गए थे, इन्होंने ख़त्म कर दिए थे एक दूसरे से। लेकिन अब फिर से टॉक स्टार्ट हुई हैं, तो इट इज़ अ गुड साइन। ठीक है, कि दोनों के बीच में हो सकता है चीज़ें नॉर्मल हो जाए। तो देखिए, ईरान एंड सऊदी अरेबिया के यहाँ पे हम लोकेशन को देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं, सऊदी अरेबिया जो है ये इससे पास होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है? एक तो यहाँ से पास होता है, ठीक है, यूएई से, एक होता है ओमान से। जो ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा पॉइंट, ये है कतर। ओके, और यहाँ पे यमन, देखो यमन आप देख सकते हैं, यमन जो है ये पर्शियन गल्फ कौन सी है? ये वाली पर्शियन गल्फ है, और पर्शियन गल्फ को टच नहीं करता है यमन, यमन करता है रेड सी को टच। अब देखो, पहले देख लेते हैं पर्शियन गल्फ को कौन कौन टच करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पर्शियन गल्फ है ये, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, और ये जो छोटा सा स्ट्रेट दिख रहा है इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये पर्शियन गल्फ कौन कौन टच करता है? देखो, इराक जो है बहुत छोटे से पोर्शन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने से पोर्शन के लिए यहाँ पे टच करता है पर्शियन गल्फ को, और इसकी ये सिटी इंपॉर्टेंट है बसरा। ठीक है, यहाँ पे टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस ये दोनों रिवर्स यहाँ पे इसका माउथ बनाती हैं। ठीक है, पर्शियन गल्फ में। उसके बाद ये है ईरान। ठीक है, ये वाला ईरान है, इसमें बंदर अब्बास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इनका। ठीक है, बंदर अब्बास इनका पोर्ट है, और ईरान भी टच करती है पर्शियन गल्फ को। फिर कुवैत यहाँ टच करती है। इसके अलावा यहाँ सऊदी अरेबिया यहाँ टच करती है पर्शियन गल्फ को। ठीक है, इसके अलावा बहरीन है, बहरीन ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ठीक है, सऊदी अरेबिया हमने देख लिया, ये कतर है। ठीक है, ये ओमान है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, ये भी ओमान है और ये भी ओमान है, और ये है यूएई। ओके, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये पर्शियन गल्फ को टच करती हैं, और गल्फ ऑफ ओमान जो है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को अलग करता है कौन सा स्टेट? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आगे बढ़ते हैं, देखो ईरान और सऊदी अरेबिया की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले ईरान नहीं, सऊदी अरेबिया के देखते हैं। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में एक तो ये रियाद याद होना चाहिए आपको, फिर अबकाइक याद होना चाहिए, और खुरैस। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया रेड सी को भी टच करता है और पर्शियन गल्फ को भी टच करता है। अच्छा, ये वाला स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब। ओके, ये जो है ये है सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटा सा ये आपको गल्फ दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ अकाबा।
ओके, और ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ईरान की बात करें तो ईरान में तेहरान इसका कैपिटल, ठीक है। बंदर अब्बास मैंने आपको बताया ये इनका मेजर पोर्ट है। इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट है, नतान्ज इससे पहले भी आ चुका है यूपीएससी में। नतान्ज है, फोर्डो है, अराक है, ये सब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स चल रहे हैं, ठीक है, एनरिचमेंट प्लांट चल रहे हैं यूरेनियम के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस्फहान, बुशेहर और परचिन और बुनाब, ये देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ कुछ आइडिया तो होना चाहिए कि ये जो सिटी है, ये जो प्लेस है, ये कहाँ हो सकती है। तो नतान्ज, इस्फान, परचिन, बुनाब, तेहरान, अराक, बुशेहर और बंदर अब्बास, ये सब ईरान में है। ओके, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे कहीं हमारा चाहबार पोर्ट भी आता है। ओके, यहाँ पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है चाइना वालों का, और यहाँ ईरान में हमारा चाहबार पोर्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट FATF। FATF क्या है, ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज पाकिस्तान हैज बीन प्लेस्ड इन द ब्लैक लिस्ट बाय FATF। तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है FATF के द्वारा, गलत स्टेटमेंट है, ब्लैक नहीं ग्रे लिस्ट में है अभी भी पाकिस्तान। FATF प्लेनरी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ FATF विच मीट्स 3 times पर ईयर। तो FATF प्लेनरी इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये 3 बार मिलती है पूरे ईयर में, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी ओनली 2 जो है ये सही है। ओके, अब देखो इसका न्यूज़ क्या आई थी कि पाकिस्तान अब ऐसे एफर्ट्स मार रहा है सो दैट उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट टू सेट न्यू रूल्स टू मीट FATF रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि कई बार FATF की मीटिंग हुई है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के प्रपोजल्स पे, तो इसीलिए पाकिस्तान अब कोशिशें कर रहा है कि वो ग्रे लिस्ट से पहले तो जल्दी से जल्दी बाहर आए और ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाए। तो देखो FATF बेसिकली काम क्या करता है, FATF ये इंश्योर करता है कि कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट तो नहीं कर रही, दूसरी चीज़ ये इंश्योर करता है कि कोई कंट्री टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को तो सपोर्ट नहीं कर रही। तो इन दोनों क्राइम्स के बेसिस पे या फिर एलिगेशंस के बेसिस पे किसी भी कंट्री को इन लिस्ट में डाला जाता है, ग्रे लिस्ट हो या ब्लैक लिस्ट हो। ओके, अब देखो ये न्यूज़ में था इसलिए हम इसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और इसमें ये जो है G7 समिट जब होता है पेरिस में, तो 1989 में जब G7 समिट हुआ था पेरिस में, तब इंटर गवर्नमेंटल बॉडी इसे बनाया गया था। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स। तो टेररिस्ट फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना ही इनका मेन एम है। सेक्रेटरीट इनका OECD के हेडक्वार्टर्स में है जो कि पेरिस में है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, 37 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया आती है, ठीक है। और इस तरह की बॉडीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। FATF की 2 लिस्ट हैं, एक है ग्रे लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में क्या है, ये कंट्रीज आती हैं जिनको सेफ हेवन माना जाता है टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है। इसमें वार्निंग दी जाती है, ठीक है, ये अभी भी वार्निंग है, इसमें कोई सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं सीधे तरीके से। ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज का नाम डाला जाता है जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं, यानी कि जिन्होंने मान लिया है कि हाँ भाई हम तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हम तो टेररिस्ट को फंड करते हैं, तुम जो कर सकते हो कर लो, तो ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये टेरर फंडिंग को सपोर्ट भी करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट भी करती हैं, और ऐसा अलेज्ड नहीं है, ये ऐसा मानते हैं, ठीक है। ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली इसमें अपडेशन किया जाता है, ठीक है, और इसमें कई होते हैं सैंक्शंस, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट याद रखना, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट इज इट डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को। इट कैन नॉट लेंड टू बिग बिजनेस हाउसेस, बड़े बिजनेस हाउसेस को लेंड नहीं कर सकता, ये सही स्टेटमेंट है। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली क्या होते हैं ना, छोटे बैंक्स होते हैं जो छोटी जगहों पे चलते हैं, जैसे जो अनबैंक्ड एरियाज हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, वहाँ उन एरियाज के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया जाता है। तो ये छोटे छोटे डिपॉजिट्स ले सकते हैं, छोटे छोटे लोन्स दे सकते हैं, इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये मेजरली मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ओनली 1, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ओनली 2 मत लगाना, ओनली 1 है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। सो देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में क्यों था, यहाँ पे आप देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक में लैंड ₹3000 crores टू MFIs,
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की न्यूज़ हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ी थी कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इन्होंने आरबीआई से अर्ज किया है कि क्योंकि अभी कोविड पेंडेमिक चल रहा है और लोग अपना जो लोन है वो प्रॉपरली रिटर्न नहीं कर पाएंगे ऑन टाइम, तो उनको कुछ वेवर्स दिए जाएं, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनको वेवर्स दिए जाएं नॉर्म्स से, सो दैट ये उन लोन्स को स्ट्रक्चर कर सकें और उनको प्रॉपरली अप्रूव कर सकें और उनको वापस से रिकवर कर सकें। तो ठीक है, तो ये पूरा न्यूज़ था। इसमें आरबीआई ने ये कहा है कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो 3000 करोड़ रुपीस लेंड करेंगे एमएफआईज को। ठीक है, अब देखो ये क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो मैंने जैसे कि बताया ये वो बैंक्स हैं जो प्राइमरली बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं, जिसमें डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस, लेंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शंस। तो जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अनसर्व्ड है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, तो इनको लेंडिंग करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखो व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन नॉट डू, पहले ये समझते हैं। तो देखो ये डिपॉजिट भी ले सकते हैं और लोन भी दे सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी सेक्टर। तो देखो आरबीआई ने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स बनाए हुए हैं। जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो कम लेंड करती हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको लगभग 75% अपना लेंड करना होता है प्रायोरिटी सेक्टर में। मैक्सिमम लोन साइज जो है इनकी वो हो सकती है 10% ऑफ द कैपिटल फंड्स और 15% हो सकती है ग्रुप के लिए, और लगभग 50% लोन्स इनके कम से कम 25 लाख के होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट दे कैन नॉट डू। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये बड़ी कॉर्पोरेट्स, बड़े बिजनेस ग्रुप्स को लेंड नहीं कर सकती, छोटे पर्पजेस के लिए बने हैं। सेकेंड इज इट कैन नॉट ओपन ब्रांचेस विद प्रायर आरबीआई अप्रूवल फॉर फर्स्ट 5 years। तो आरबीआई के अप्रूवल के बिना शुरू के 5 साल में ये और ब्रांचेस नहीं खोल सकते। अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द प्रमोटर्स मस्ट नॉट मिंगल विद द बैंक। तो और जो भी प्रमोशन के काम है वो बैंक के कामों से मिक्स नहीं होने चाहिए। ये सब्सिडरीज सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, और इनका ये एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट की तरह काम नहीं कर सकते किसी बैंक के। अब गाइडलाइंस कुछ और बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कम से कम 75% इनको देना है। 50% लोन जो है वो लगभग 25 लाख तक के होने चाहिए। तो ये मेजर चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के बारे में हमने पढ़ा। ओके, तो ये बैंक्स के जो टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल। तो आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग रिसर्च एंड कोऑपरेशन इन आर्कटिक रीजन। तो देखो बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि आर्कटिक रीजन में रिसर्च और कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल इज बिंग हेल्ड इन यूएसए। तो थर्ड जो मिनिस्टेरियल है वो यूएसए में होने वाला है, नहीं ये गलत है, ये एशिया में ही होगा। ओके, थीम जो है इसकी नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, ओनली 1 and 3, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, अब देखो ये क्या है आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल, क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्कटिक एरिया से रिलेटेड जो भी रिसर्च, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन की बातें हैं वो करते हैं। अब आप सभी को पता होगा आर्कटिक रीजन जो है बहुत वल्नरेबल है अभी, क्योंकि यहाँ पे जो हीटिंग है, वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है क्लाइमेट चेंज के लिए, सी लेवल राइजिंग के लिए, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ और कि इंडियन ओशन से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, माना जाता है ऐसा। तो ये माना जा रहा है कि मॉनसून को जो है वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है आर्कटिक ओशन के कुछ चेंजेस से। तो सबसे पहली चीज़, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल में, इसीलिए ये न्यूज़ में था। जो फर्स्ट एंड सेकेंड मीटिंग हुई है इसकी, वो दोनों यूएसए और जर्मनी में हुई है। अब जो होने वाली है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आइसलैंड एंड जापान, और ये होगी एशिया में, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक। अब इंडिया एंड आर्कटिक की बात करें तो देखो 2013 से लेके आज तक इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेटस में है आर्कटिक काउंसिल में। तो आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर स्टेट्स होंगी, वो कंट्रीज जो आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत आती हैं। जैसे अलास्का में, अलास्का किसका है, यूएसए, तो यूएसए आएगी, कनाडा आएगी,
रशिया आएगी, जो नॉर्वेजियन कंट्रीज़ हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वो सब आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैपिंग याद रखोगे ना तो जो ग्रुपिंग्स है वो भी जल्दी याद होंगी। ओके, तो इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेटस पे है। इंडिया की जो एंगेजमेंट है आर्कटिक से ये बहुत पुरानी है, ठीक है। और स्वालबर्ड ट्रीटी जो है पेरिस की, उसमें ये रेगुलेट होती है। तो स्वालबर्ड ट्रीटी अगर पूछें ये किससे रिलेटेड है, तो इंडिया आर्कटिक रिलेशन से रिलेटेड है। ओके, और जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन है हमारा आर्कटिक में, जिसका नाम है हिमाद्री, ये कहाँ पे है, नॉर्वे में है, ठीक है। और ये 2008 से फंक्शनल है। और एक और चीज़ कि जो रिसर्च हम आर्कटिक में करते हैं इंडिया की तरफ से, वो कौन करता है, वो करता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च गोवा। और ये जो सेंटर है गोवा में, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। तो ये हमने पूरी बात डिस्कस कर ली है आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल के बारे में। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ, बी एट होम, and have a very good day. Thank you.